अभी मैं हूँ राजधानी रायपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में, और रजिस्ट्री के जो बहुत सारे नियम पहले थे और अब कुछ नया मतलब आधुनिक युग में क्या कुछ बदलाव हुआ है, जो आम लोग जो फ्लैट ले रहे हैं, चाहे वो ज़मीन ले रहे हैं, चाहे प्लॉट ले रहे हैं, उनको किन किन सावधानियों को देखना चाहिए, या फिर ऐसे क्या कुछ है जो उनको सावधानियाँ बरतना चाहिए। तो हमारे साथ वकील साहब है रजिस्ट्री ऑफिस में, हम बात करेंगे कि क्या कुछ सावधानियाँ रखना चाहिए ज़मीन या प्लॉट या फ्लैट लेने हैं उसके लिए। तो सर स्वागत है आपका। प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है उससे संबंधित अभी क्या कुछ नया नियम लागू किए हैं शासन ने? अपडेशन तो भैया रोज चल रहा है, क्योंकि ई रजिस्ट्री जहाँ पर चालू है, ई रजिस्ट्री की जो शासन ने अपने नियम बनाए हैं उसके लिए धीरे धीरे बदलाव कर रहे हैं। थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लेकिन फ्यूचर में जो है वो धीरे सुविधा होगी। जिस तरह से मतलब शासन बता रही है, अपडेशन दे रही है, ये बदलाव करने जा रहे हैं। और जितने बदलाव उन्होंने बताया कि सारे तो हुए नहीं हैं, और सुधार भी होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि जो नियम बनाए हैं वही सख्ती से सिर्फ उसी का पालन किया जाए, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली धरातल पे उससे लोगों को क्या परेशानी हो रही है उसके ऊपर भी कुछ सुधार किया जा सकता है, तो उसको सुधार किया जाना चाहिए। क्या परेशानी है, ये सब कुछ बदलाव किए थे। पहले OTP के द्वारा किया जा रहा था, अब OTP बहुत परेशानी हुई है, नंबर बदल चुके हैं। कई लोगों ने दूसरों को नंबर दे दिया है, उनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी, उसके लिए थम्स इम्प्रेशन ले करके उसको कर रहे हैं। ऐसे ही और भी जिन चीज़ों में परेशानी होगी है प्रशासन को बदलाव करना चाहिए, और धरातल के लोगों से जुड़े रहेंगे, उनसे अभिमत लेंगे, उनको वास्तविक स्थिति जानकारी प्रशासन को होगी। अच्छा सॉफ्टवेयर हमारे क्षेत्र से बनाए पहले और अब जो रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है वो पहले का कितना बेहतर था या अभी का कितना सरल है, ऐसा कुछ लगता सरल प्रक्रिया तो अभी नहीं है, क्योंकि देखिए जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है वही सरल लगता है। अभी क्योंकि ये नया नियम है और आज की डेट में कंप्यूटर युग वाला है, हर कोई कंप्यूटर जानकारी, और हमारे छत्तीसगढ़ का पूरे भारत में जो है कंप्यूटर चलाने के बारे में मेरे जानकारी, मुझे ऐसा लगता है तो ऐसा लगता है कि हमारे 40% ही ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे से बेटर तरीके से चलाना जानते हैं, उसके सॉफ्टवेयर है उसके बारे में अच्छी जानकारी। तो बदलाव तो कठिन ही होगा, लेकिन आगे जा कर के लोगों को बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि कोई भी सिस्टम पूरी तरीके से किसी भी करप्ट को घुसने से रोक सकता है, तो ये गलत ही होता है। आज नहीं, पुराने ज़माने से जब से हमारे शास्त्र और जो भी उसमें भी चोरी होती थी, और आज भी होती है, उसको आज रोका जा सकता है और न कभी रोका नहीं पाएगा। लेकिन ये है कि पकड़ने का साधन जो है वो इस नए सिस्टम से यदि कोई आदमी बेईमानी करता है या कुछ करता है तो जल्दी पकड़ा जाएगा, और संभावनाएँ भी जो हैं जो त्रुटि की वो काफ़ी हद तक कम है, और कम हुई भी है। जैसे पहले खसरा नंबर पर गलती हो जाती थी, आज की डेट में भी आप खसरा नंबर को गलत एंट्री करते हैं तो वो उसमें बताएगा ही, सिस्टम उसको लेगा, इसलिए खसरा नंबर वाली गलती तो खत्म नहीं। तो वैसे ही जैसे आधार अपडेशन या ये सब चीज़ें अगर सही ढंग से हो रही है, उसका नाम वगैरह और भी बदलाव आगे फ्यूचर में अगर होते हैं तो उस त्रुटि की संभावना बहुत कम है, और रुकेगा कुछ ना कुछ जो फ्रॉड हो रहा है वो कहीं ना कहीं रुकेगा, और अगर होगा तो पकड़ को जल्दी आएगा। तो कहा जाए तो अभी जो नया आधुनिक युग में देखें तो अभी सरल हो गए। सरल तो सर जब आदत पड़ेगी तब वो उसको बदलाव की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ जैसा भी आपको मैंने आधार कार्ड आपको बताया कि उसमें OTP की जगह था, ऐसे और भी बदलावों की जरूरत होगी आगे। जो परेशानियाँ लोगों को आएगी वो थोड़ा उसको सिस्टम को थोड़ा सा दुरुस्त कर देगा, तो आगे निर्धारित होगा। लेकिन अच्छा है अगर ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, थोड़ा सा परेशानी होगी, चल तो रजिस्ट्री या नामांतरण होने के बाद क्या रजिस्ट्री कैंसिल करा सकते हैं? रजिस्ट्री कैंसिलेशन का ये जो आपका पॉइंट है बहुत अच्छा है, लेकिन इसके संबंध में मैंने भी मेरे पास अथॉरिटी जानकारी तो नहीं है, तो आप विभाग से ही नहीं, जो आपके न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चला था कि इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट में कोई हम अमेंडमेंट ला रहे हैं गवर्नमेंट की, जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यदि पता चलता है कि कोई फर्जी या गलत हो गया है तो उसको IG को पावर दिया जाएगा। जो महानिरीक्षक पंजीयन होते हैं उनके द्वारा सुनवाई करके उसको निरस्त किया जा सकता है। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो ये फिर जो है ये जो नया सिस्टम है इसमें कोई खामी जो हो रही है उसको सुधारने का एक सरल तरीका मिलेगा, और इससे लोगों को बहुत लाभ
क्योंकि आज की डेट में भी कोई 420 या गलत तरीके से रजिस्ट्री कराता है तो उसको शून्य कराने के लिए हमको सिविल कोर्ट जाना पड़ता है, क्योंकि अब हमारे भारत में सिविल कोर्ट में इतने ज़्यादा केसेस लंबित हैं, उसमें किसी को शून्य कराने के लिए बहुत समय लग जाता है। उससे जो है भू माफिया जो है जो जिस व्यक्ति को अपने नाम लिए नाम माफिया, लेकिन एक्चुअली भू माफिया से जो लोग फ्रॉड करने का ही काम करते हैं वो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि प्रक्रिया लंबी है, पैसा लेके बैठ जाते हैं, देश के इधर उधर करने आए हैं। काफ़ी हद तक लोगों को उससे काफ़ी परेशानी होती है, आखिरी में लोगों को न्याय के लंबा समय लगता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये निचले स्तर पर किसी को सुनवाई करके दिया जाएगा पावर, ताकि वो अपने जो अधिकारी होगा वो उसको जांच करके कोई फर्जी हुआ उसको तत्काल निरस्त करेगा निचले स्तर पर, तो वो बहुत ही मतलब सुलभ होगा और लोगों के लिए सुरक्षित भी होगा और फायदे होगा और तत्कालिक न्याय उनको मिलेगा। यदि एक लाइन पे बोला जाए तो क्या हो सकता है? हाँ, पॉसिबल है। एक्ट में संशोधन करना गवर्नमेंट के हाथ में है और वो उसको कोई प्रिवेल कोई भी ऐसा नहीं करता है, उसको ओवररूल नहीं होगा। वो अगर ऐसा कोई बिल बनाते हैं तो वो ओवररूल नहीं होगा। उसके बाद भले आप रखें तो उससे जो असंतुष्ट है तो उसी को जा सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर जो है जिन्होंने रजिस्ट्री की है उनसे जो गलती हुई है, उनसे कोई गलत डॉक्यूमेंट से हुआ है, ये सामने वाला प्रमाणित करता है कि इन्हीं के द्वारा उसको सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है वो इन्हीं के द्वारा रजिस्ट्रेशन विभाग के द्वारा ही जनरेट किया था। और इन दिनों अभी भारतमाला प्रोजेक्ट में इतने सारे मतलब घोटाले देखे जा रहे हैं, एक एक आदमी के नाम से इतने मुआवजे, इस पर आपका क्या राय है? मेरा राय ये है सर, इसमें देखिए ये तो जानबूझ के हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने किया है इसमें जो भू अर्जन अधिनियम है उसमें स्पष्ट रूप से सेक्शन 4 है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें एक प्रोविज़न है कि जिस दिन नोटिस इश्तिहार प्रकाशन हो जाता है उसके लिए प्रथम बार यहाँ से कोई हम अर्जन करेंगे, उस दिनांक के बाद कोई भी परिवर्तन जो है वो विधि द्वारा स्वीकार नहीं है। उसके बाद यदि लोगों ने बंटवारा कराया है और उनको मुआवजा दिया गया है तो वो कानूनी गलत है, और अगर उन्होंने पहले करवा लिया तो उनको जानकारी हो गई तो ये तो किसी विभाग की गड़बड़ी है जिन्होंने ये चीज़ों को लीक किया कि यहाँ से वोट के लिए कोई प्रकाशन होने, अब उसका तो कोई तोड़ कानून मेरे हिसाब से नहीं है। तो जिनको मिल गया है मुआवजा, मान लो एक परिवार से 5 सदस्य, 5 लोगों को मिला है, तो क्या वो उनसे रिटर्न लेंगे? जी, वो सब उसके अंदर प्रोविज़न है कानूनी, आप कानून भी है वही, उसमें प्रोविज़न में लोग आपसे शपथ पत्र लेते हैं, यदि आप उसमें गलत जानकारी देते हैं, कोई पाया जाता है या गलत जानकारी हासिल कर लिया या कोई त्रुटि के कारण आपको मुआवजा मिल गया है तो आप ब्याज समेत उसको गवर्नमेंट को लौटाएं। वो ऐसा बाकी किसी ने जानबूझ के किया है, फ्रॉड करके किया है, उसके लिए तो भाई उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, जानकारी का दुरुपयोग किया है, तो दूसरा सेक्शन है इसको कार्रवाई चल रही है। बाकी इसमें सीधा स्पष्ट प्रोविज़न है कि कोई भी प्रथम बार प्रकाशन होगा उसके बाद कोई बंटवारा, कोई रजिस्ट्री, कोई मान्यता नहीं रखती। जिस डेट में प्रथम हुआ है उसी डेट के जो खाते की स्थिति थी उसके अनुसार ही प्रकाशन भुगतान होना चाहिए, और जिन लोगों ने किया है वो और अवैध प्लाटिंग यदि हम कर दिए या जो भी कोई भी कर दिए, क्या उनका रजिस्ट्री होना या कराना पॉसिबल है? देखिए, अवैध प्लॉटिंग का एक अलग वर्ड होता है। अवैध प्लॉटिंग इन द सेंस ये होता है कि जैसे कोई लैंड है उसका एक क्राइटेरिया है तो उससे ज़्यादा आप उसको विभाजन नहीं करते, ठीक है। यदि हमने उसका विभाजन किया तो वो एक कानून अलग है और रजिस्ट्रेशन एक्ट का एक कानून है। रजिस्ट्रेशन एक्ट है, एक्चुअल रजिस्ट्रेशन एक्ट है, स्टाम्प ड्यूटी एक्ट है। स्टाम्प शुल्क जो हम लोग लेते हैं, स्टाम्प शुल्क गवर्नमेंट जो है अपना जो मतलब गवर्नमेंट को चलाना होता है गवर्नमेंट, उसके लिए उन्होंने बनाया। अगर वो डॉक्यूमेंट अवैध है, यदि आप उसको शून्य हो, आपको कोई शून्य डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, यदि आप उसको टुकड़ों में बेचना अवैध माने तो आप उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। इस पर हाईकोर्ट का फैसला आया था। जब आपने रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया, स्टाम्प शुल्क लेकर के डॉक्यूमेंट पंजीकृत किया है, पंजीकृत डॉक्यूमेंट का आपका नाम होता है, जो नामांकन आप ले नहीं सकते। अब बात आती है कि अवैध प्लॉटिंग को आप कैसे रोकेंगे, और उसके लिए आप या तो नियम सरल बना दीजिए या तो आप टुकड़े में कोई अगर विभाजन करके बेचना चाहता है तो उसके लिए परमिशन आवश्यक कर दीजिए, ऑटोमेटिक रुक जाएगा। अब गवर्नमेंट ही नहीं चाहती होगी कि रुके, अब आपने ऊपर से आपने एक सख्त कानून और बना दिया। आप जितने सख्त कानून बनाते हैं किसी ने बेचा तो कई लोग क्या है वसूली कर रहे हैं कि उससे खिलाफ लोगों को दिखा देते हैं कि भाई ये बेच रहा है अवैध प्लॉटिंग है। सबको उसकी जानकारी तो है नहीं कि एक्ट क्या बोलता है और एक्ट में कहाँ क्या चीज़ है। यदि जमीन के टुकड़े में बेचना अवैध होता है तो रजिस्ट्री नहीं होती। इसके पहले एक 14 वाला चलता था, आदमी का भाग बेचने की परमिशन देता था,
और उसमें कलेक्टर का जो पावर था वो तहसीलदार पर डेलीकेट हुआ था, जिसमें 14 पालन चलता था। मतलब तहसीलदार ने परमिशन दिया तो वो परमिशन से कलेक्टर के बदले ही परमिशन दी। तो ऐसा ही रूल अगर कोई आदमी बेचता है कि आपको रोकना है तो आप उसमें लगा दो, किसी को मजबूरी होगी तो वो संबंधित अधिकारी से वो विभाजन करेगा, अनुमति लेगा, या तो पूरा खसरा बेचेगा तो ऑटोमेटिक अवैध प्लॉटिंग रुक जाएगी। तो यदि हम कम शब्दों में कहें तो अवैध जो ज़मीन बोले या प्लॉट बोले, उनका परिभाषा क्या है? अवैध जमीन का तो कोई परिभाषा होती ही नहीं है। देखिए, राजस्व विभाग का जो चलता है वो राजस्व में चलता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट और स्टाम्प एक्ट जो मुद्रांक शुल्क एक्ट है वो एक अलग विभाग है सरकार का, दोनों के एक्ट भी अलग है और अलग अलग है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और पंचायत अधिनियम, इनमें अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए अलग नियम दिए गए हैं। जैसे सरकारी ज़मीन है, जैसे गांव में या शहर में, चाहे तालाब हो चाहे ज़मीन पड़ा है, यदि उसको अपने रहने लायक बना लिया 10 साल 20 साल, उसके बाद वो उसके लिए लड़ते हैं कि पट्टा दे दो या ऐसा कुछ, तो इस टाइप का भी इसको बोल सकते हैं क्या आगे? नहीं, देखिए, ये आप जो है ये अवैध प्लॉटिंग नहीं है, आप ये दूसरा मैटर बोल रहे हैं। ये सरकारी जमीन में कब्जे वाला मैटर है। ये सरकारी जमीन में 2 तरीके से ये अलॉटमेंट होता है। तो मेरी जानकारी है कि कोई नजूल की ज़मीन, जिसको नजूल बोलते हैं हम, शहर में नजूल होती है, वो शासकीय ज़मीन घास होती है, उसको कलेक्टर को ही पावर होता है कि कलेक्टर उसको आवश्यकता पड़ने आबादी के लिए किसी शासकीय घास ज़मीन को आबादी घोषित करता है, फिर उसको पट्टा देता है। ये वैध प्रक्रिया, ये अलग ये नहीं, ये वैध प्रक्रिया है। यदि वही जमीन अगर शहर में तो उसको नजूल अधिकारी गवर्नमेंट की परमिशन से उसको आवासी के लिए घोषित करेगा, फिर उसको वो पट्टा देगा, जैसे नजूल का पट्टा मिलता है स्थायी पट्टा, या गवर्नमेंट की और कोई स्कीम हो जिसमें घास जमीन में अलॉटमेंट करते हैं, जैसे हाउसिंग को करते हैं, ये सब वैध। अब मैं आया, ज़मीन पड़ी है, अभी देखने वाला नहीं है ना, आप मेरे पास कोई रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट नहीं, आप क्योंकि अब मैं उसको विरोध करता हूँ कि नहीं ना हटाया जाए, तो इसमें हम राजनीतिज्ञ जो बना रहे हैं, शासन कर रहे हैं, वही लोग विरोध करने लग जाते हैं। जो आज पक्ष में हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, मना करते हैं कि उसको ना तोड़ा जाए, और जो कल हो जाएंगे वो कल वो उसका विरोध करेंगे, आज वो बोलते तोड़ दो। तो ये चीज़ें जो है, ये नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। यदि वो गरीब है तो गवर्नमेंट बना के दे रही है, उनके लिए प्रोजेक्ट ला रही है, उनके लिए वो बिल्डरों से ज़मीन छुड़वा रही है, और अगर ज़रूरत होती है तो हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन लेके हाउसिंग बोर्ड बना रही है, तो मकान की कोई कमी नहीं है। ये एक अलग मैटर है, ये आदमी बिना किसी चीज़ के नहीं। एक आप और जो बोल रहे हैं, मेरे साथ साथ ये जानना चाह रहे हैं, रजिस्ट्री कहीं और भी कराते हैं, बैठ जाके शासकीय में तालाब में जाते हैं, तो उनको आप तुरंत हटा सकते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो सीमांकन कराओगे आप, और क्या। अपना परिचय दे दें। मैं निखिलेश राठौर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये जो रजिस्ट्री ऑफिस है, यहाँ के वकील साहब हैं, उन्होंने पूरे विस्तार से बताया है कि आखिर क्या कुछ नियमों का आपको पालन करना चाहिए, कैसे अभी नया जो गवर्नमेंट ने रूल्स लाए हैं रजिस्ट्री के लिए, उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमें देखते रहिए। सहयोगी राजेश के साथ मैं हूँ यस, रजिस्ट्री ऑफिस रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है।